नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में सेब उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य की बागवानी नीति और किसानों की मेहनत से सेब के खेतों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मिल रहा है। सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका असर अब साफ दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों में सेब की खेती से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में सीएम ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने का निर्देश दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक, मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं की पूरी तैयारी करने को कहा है। धामी ने अधिकारियों से साफ कहा है कि किसी भी हालत में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। यात्रा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत पंचायत चुनाव को टाले और प्रशासक बैठकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। करण मेहरा ने कहा है कि बीजेपी ने शहरी वोटरों को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर चुनाव फायदा लेने की तैयारी की है और उनका कहना है कि अगर समय पर चुनाव होते हैं तो हालात सामान्य रहते, लेकिन सत्ता के लालच में बीजेपी ने लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने इसे वोट मैनेजमेंट की साजिश करार दिया है। उत्तराखंड में जनसंख्या संरचना यानी डेमोग्राफी बदलने के मुद्दे पर अब सियासत खुलकर गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ दल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राज्य की जनसंख्या संरचना को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। चौहान ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कुछ इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब धामी सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी हालत में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से समझौता नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप पर परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। करीब 90 कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और सैलरी मांगने पर निजी एजेंसी ने सभी को नौकरी से बाहर कर दिया है। परेशान कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने लिखित ज्ञापन देकर रुकी हुई तनख्वाह दिलाने की मांग की है। इस पर सहायक श्रम आयुक्त ने एजेंसी को 2 दिन में सैलरी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही
चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मदरसों में अब सांस्कृतिक पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए मदरसा एजुकेशन मिशन और सांस्कृतिक शिक्षा विभाग के बीच जल्द ही MOU साइन किया जाएगा। इस समझौते के तहत सांस्कृतिक विभाग मदरसों में पढ़ने के लिए शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी ने कहा है कि प्रदेश के करीब 450 मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन लागू किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक और भी शामिल होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विकास पुरुष बताते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में न सिर्फ प्रदेश का बल्कि मदरसा शिक्षा का भी तेजी से विकास हो रहा है। राजधानी देहरादून में फर्जी दस्तावेजों के जरिए आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। देहरादून, कोतवाली और राजपुर थाने में इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। जांच के सामने आया है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई वाले कई लोगों ने भी आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है और सब्सिडी वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया है। दस्तावेज जांच में कई फर्जी राशन कार्ड भी पकड़े गए हैं, जिनमें करीब 9,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी और आयुष्मान भारत विभाग ने इस संबंध में SSP देहरादून से शिकायत की है। प्रशासन अब पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का देसी अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। कटरा बाजार पहुंचे हरीश रावत सीधे गोयल स्वीट्स की दुकान पर जा पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के खुद कढ़ाई के समोसे तलने लगे। इसके बाद वहीं खड़े होकर चाय से घेवर भी खाया और दुकानदारों से हालचाल जाना। इस दौरान लोगों ने अपने नेता के साथ खूब सेल्फियां खिंचवाई। हरीश रावत ने भी सभी से गर्मजोशी से के साथ मुलाकात की। समोसे तलते वक्त उनका हंसी मजाक लोगों को खूब भाया और बाजार का माहौल हल्का फुल्का हो गया। लोगों ने कहा कि यही तो अपने नेता है जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं।
देहरादून के आरटीओ कार्यालय में वर्षों से जमा पुराने वाहनों की हजारों फाइलों का बोझ अब जल्द ही खत्म होने वाला है। फाइलों के इस पहाड़ को खत्म करने के लिए परिवहन विभाग ने इनके कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। आरटीओ कार्यालय में अभी पुराने वाहनों की हजारों फाइलें अलग अलग मामलों से लंबित है। विभाग ने बताया है कि अब तक आधी से ज्यादा फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है, जबकि कुछ फाइलें कोर्ट में मामलों के चलते अभी लंबित है। जैसे ही ये मामले निपटेंगे, बाकी फाइलों को भी कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि कंप्यूटरीकरण पूरा होते ही फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर, आरसी नवीकरण, फिटनेस और टैक्स जैसे सभी काम ऑनलाइन ही पूरे होंगे। नए वाहनों का सारा डेटा पहले से ही ऑनलाइन फीड किया जा रहा है और भविष्य में फाइलों की बजाय मालिकों को ही कागज सौंपने की व्यवस्था की जाएगी। विभाग को उम्मीद है कि इस कवायद से आरटीओ दफ्तर में कामकाज पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक होगा। कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बेटे उत्तम सिंह रावत ने जापान में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही उत्तम ने अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया के 25 देशों के बीच कड़ी टक्कर में उत्तम ने अपने शानदार लिफ्ट से सबका दिल जीत लिया। मेडल जीतने के बाद उत्तम ने बताया कि हर लिफ्ट में उनके साथ उनका तिरंगा झंडा था, जिसे वो अपने बैग में लेकर जापान गए थे। उन्होंने कहा कि यही सपना था कि मेडल सेरेमनी के वक्त अपने तिरंगे को दुनिया के सामने गर्व से लहराऊं और आज वो सपना पूरा हो गया है। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है और स्थानीय लोगों ने उत्तम सिंह रावत की कामयाबी को नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बताया है। अब सबको उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तम इंटरनेशनल मंच पर भी और ऊंचाइयों को छुएंगे। इंडिया, मलेशिया और भी काफ़ी कंट्रीज़ थी, जिसमें मैं स्पेशल थैंक बोलता हूँ मैं अपने पावर लिफ्टिंग कोच मिस्टर महीर जी को, जो मेरे छोटे चाचा जी भी हैं। हमने बचपन से उनको काफ़ी देखा गेम करते हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर बनाए। इंडिया में वो रिकॉर्ड होल्डर रहे अपने टाइम पे, और वो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं 25 साल से ज़्यादा। दूसरे मेरे कोच हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कोच मेरे बड़े भाई जसवंत रावत जी, जिन्होंने मेरा वेट 95 से 74 kg किया। और लास्ट 2 साल पहले मैं 95 का था। 2 साल की जर्नी में उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस और सारा वर्कआउट अपने चाचा जी के साथ किया पावर लिफ्टिंग का, जिसमें मैं लास्ट ईयर दिल्ली में स्टेट चैंपियन बना। इसलिए जापान में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का गेम हुआ था, जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला है और जिसमें
मसूरी की हसीन वादियां उस वक्त खौफनाक हादसे का गवाह बन गई जब सुकून की तलाश में आए एक पर्यटक का सफर खाई में गिरने से मौत के करीब पहुंच गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर निवासी यशपाल सिंह अपनी पत्नी और भाई के साथ मसूरी घूमने आए थे। लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास यशपाल सिंह शौच के लिए सड़क किनारे गए, तभी उनका पैर फिसल गया और वो करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को फायर ब्रिगेड को बुलाया और सूचना दी। मसूरी फायर सर्विस पुलिस 108 एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बहादुर जवानों ने जान जोखिम में डालकर घायल यशपाल सिंह को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। घायल को 108 एम्बुलेंस से तुरंत मसूरी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यशपाल सिंह अब खतरे से बाहर हैं। हादसे के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग फायर सर्विस और पुलिस की टीम की तारीफ कर रहे हैं, जिनकी मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया और एक परिवार की खुशियां बरकरार रहीं। सर, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद कुछ लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग, तो उन्होंने कहा कोई नीचे गिर गया टू व्हीलर से, या तो हमने देखा, दिखाई दिया नहीं था, तो एक दो और साथ में थे, वो भी उतर के नीचे, तो उनके साथ में मन हम भी देख लेते हैं, तो काफ़ी नीचे थे। तो थोड़ा है जो ये आदमी गिरा है, शराब के नशे में है या ठीक है? नहीं, ड्रिंक तो की हुई है सर, ड्रिंक की हुई है। तो चोट काफ़ी लगी है कि ठीक है? नहीं, वैसा इतना सीरियस नहीं है, बच गया है थोड़ा सा। बस ये था कि उस समय अपने फायर ब्रिगेड वाले आगे, नहीं तो इससे दूसरा रास्ता था कि नीचे ITV के रास्ते से फिर बाहर लेके आते। सर, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद कुछ लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग, तो उन्होंने कहा कोई नीचे गिर गया टू व्हीलर से, या तो हमने देखा, दिखाई दिया नहीं था, तो एक दो और साथ में थे, वो भी उतर के नीचे, तो उनके साथ में मन हम भी देख लेते हैं, तो काफ़ी नीचे थे। तो थोड़ा है जो ये आदमी गिरा है, शराब के नशे में है या ठीक है? नहीं, ड्रिंक तो की हुई है सर, ड्रिंक की हुई है। तो चोट काफ़ी लगी है कि ठीक है? नहीं, वैसा इतना सीरियस नहीं है, बच गया है थोड़ा सा। बस ये था कि उस समय अपने फायर ब्रिगेड वाले आगे, नहीं तो इससे दूसरा रास्ता था कि नीचे ITV के रास्ते से फिर बाहर लेके आते। सर, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद कुछ लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग, तो उन्होंने कहा कोई नीचे गिर गया टू व्हीलर से, या तो हमने देखा, दिखाई दिया नहीं था, तो एक दो और साथ में थे, वो भी उतर के नीचे, तो उनके साथ में मन हम भी देख लेते हैं, तो काफ़ी नीचे थे। तो थोड़ा है जो ये आदमी गिरा है। अगली जो खबर है वो उत्तराखंड से आ रही है। लाखों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं और यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे में इस बार भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा हुआ है और अर्थव्यवस्था बचने के लिए दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और यातायात सुचारू रहे। साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा का विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम समेत सभी विभाग तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा इस साल 11 जुलाई से शुरू होगी और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर रूट डायवर्जन तक हर पहलू पर खास नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी कर सके। कांवड़ मेले में हरिद्वार नगर निगम के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सफाई व्यवस्था को पहले से ही कई ज्यादा मजबूत किया गया है। हर घाट पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि कहीं भी गंदगी ना फैले और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। नगर आयुक्त नंदन कुमार के नेतृत्व में चंडीघाट से लेकर रोडी वेल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए घाटों पर सुपरवाइजर और मुख्य सफाई निरीक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस बार नगर निगम ने तकनीक से इस्तेमाल को भी तरजीह दी है। ड्रोन सेवा से घाटों पर सफाई व्यवस्था और भी पारदर्शी तरीके से हो रही है। ड्रोन से निगरानी कर रही सभी गंदगी या अव्यवस्था दिखने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेले में ये नई व्यवस्था नगर निगम हरिद्वार की सक्रियता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। नगर आयुक्त ने कहा है कि यह मॉडल आने वाले वर्षों में तीर्थ नगरी के लिए एक स्थायी और अनुकरणीय व्यवस्था बनेगी, जिससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल मिल सकता है।
देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव से मैदानी इलाकों से भी बाढ़ आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी है कि पिछले साल टिहरी में भूस्खलन से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तब प्रभावित को पास के एक स्कूल में ठहराया गया था और वहां रहने खाने को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक का इंतजाम किया गया था। सचिव ने बताया कि इस बार भी ऐसी किसी आपात स्थिति में स्थानीय लोगों को सुरक्षित शेल्टर में रोका जाएगा और वहां हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में आपदा शेल्टर चिन्हित कर लिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के लिए टीमें तैनात की हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सचिव समूह ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। देखिए, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, भूस्खलन के कारण लोगों को हटाना पड़ता है या बाढ़ के कारण लोगों को हटाना पड़ता है, तो हम लोग उसके लिए सभी जनपदों में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ने की संभावना हो वहाँ पर डिजास्टर शेल्टर आश्रय स्थल के रूप में चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। वो कोई विद्यालय हो सकते हैं, धर्मशाला हो सकती हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे कुछ लोगों को रोक सकें हम कुछ दिन के लिए। वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय, इलाज की अगर आवश्यकता पड़ी तो इलाज की व्यवस्था, और उसी के साथ साथ उसके आसपास कहीं पशुओं के लिए भी रखने की जगह जहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती हो, पशुओं के रुकने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। और बेसिकली लैंडस्लाइड में तो कम जगह ऐसा होता है, बट आवश्यकता पड़ता है। जैसे पिछले बार टिहरी में हुआ था, वहाँ पे विद्यालय में रुकवाया था। उधम सिंह नगर में बाढ़ आई थी, वहाँ विद्यालय में रुकवाया था। तो उस तरह से स्थल चिन्हित हैं, जब भी कभी आवश्यकता होगी तो वहाँ पर उसका सदुपयोग करें। देखिए, चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। पोपट कोल्टी भरे पानी के पास हाईवे लगातार गिर रहे पत्थरों के चलते अवरुद्ध हो गया है। पत्थर गिरने से मार्ग खोलने में भी मुश्किलें आ रही हैं और राहत बचाव टीमों को बार बार रुकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नंद्रप्रयाग के पास भी पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे का यह हिस्सा और भी ज्यादा ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें दोनों स्थानों पर जेसीबी और मशीनरी लगातार मार्ग खोलने की कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार गिरते मलबे और पत्थरों के कारण काम में रुकावट आ रही है। हाईवे बंद होने से यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा टालें या सुरक्षित स्थानों पर रुककर रास्ता साफ होने का इंतजार करें। जिला प्रशासन ने कहा है कि स्थिति सामान्य होते ही हाईवे को जल्द खोल दिया जाएगा। फिलहाल मलबा हटाने और यात्री को सुरक्षा की प्राथमिकता दी जा रही है। देहरादून में सोमवार देर रात हुई मुसलधार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं। खासकर कारगी घाट क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ गया है और कई घरों में पानी घुस गया है। इससे घबराए लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान सावधानी बरतें और निचले इलाकों में जलभराव को देखते हुए सतर्क रहें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि बारिश के मौसम में सतर्क रहें, नालियों और जल निकासी की व्यवस्था ठीक रखें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। फिलहाल राहत टीमें प्रभावित इलाकों में डटी हुई हैं और राहत सामान्य करने की कोशिश जारी है। तो ये थी उत्तराखंड की आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।